हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। और ये जो मामला है, ये मेष राशि वालों के लिए बड़ा सटीक बैठने वाला है। आपके लिए अपना समय निकालना पड़ेगा। और ये जो 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच का समय है ना, वो आपके लिए कुछ खास लेकर के आया है, उथल-पुथल करने के लिए आया है, बेहतरी के लिए आया है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बन रहा है। 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में मेष राशि के साथ क्या-क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के हैं स्वामी की बात कर लेते हैं, मंगल की। और मंगल जो हैं ये आपके राशि के स्वामी हैं और ये वैसे तो 12 तारीख से ही ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। 12 तारीख से पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने का मतलब ये है कि भाग्येश के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएँगे क्योंकि भाग्येश का नक्षत्र कौन है? गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र अर्थात गुरु और मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य प्रति अच्छा रहेगा, यानी कि आप स्वस्थ होंगे। अगर अस्वस्थ हैं तो अगर आप कहीं 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 किसी पेच में फँसे हुए हैं, सामाजिक, पारिवारिक, कार्यक्षेत्र में या फिर कहीं कोई समस्या आ रही है, उस समस्या से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मंगल नीच का है 21 जनवरी तक। अच्छा होने के बावजूद कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, तो 21 जनवरी तक बहुत अच्छा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो 12 जनवरी से ही अच्छी स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों की बात हो या फिर भाइयों से रिश्ते अच्छे बनाने की बात हो, विदेश जाने की बात हो या फिर जो है ना ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, जो गुप्त कार्य है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं और आप सोचते हैं कि कार्य बन जाए उसके बाद किसी को बताएँ। ये सब कुछ सोच रहे हैं, इसमें अच्छा है ये ग्रह, ये मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठेगा तो ये साथ देगा और पूरे महीना इसी नक्षत्र में है, शानदार है, अद्भुत है। कुछ भी हो, किसी भी नौकरी नहीं है, नौकरी की बात चलेगी तो अच्छा हो कर देगा ये, इसमें ये भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 21 जनवरी के बाद ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगा, 21 जनवरी तक थोड़ा-सा सामान्य 12 जनवरी से 21 जनवरी तक सामान्य है, थोड़ा बेहतर, इतना खराब नहीं होगा, बेहतर होगा, लेकिन 21 के बाद बहुत बेहतर होगा, ये आप समझ लीजिए। मंगल की बात हो गई, मंगल की बात होने के बाद जाकर के आगे भी बात करेंगे क्योंकि सूर्य देव यहाँ आकर के बैठे हैं, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं, उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं, तो क्या कुछ होने वाला, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। सूर्य देखिए यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके संतान का कारक ग्रह सूर्य है। अगर आपकी संतान है, कहीं कोई कार्य कर रही है, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, विदेश जाना चाह रही है संतान, पढ़ाई के लिए अच्छे एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाह रही है या फिर जॉब के लिए कहीं कोई प्रयास कर रही है, अगर संघर्ष कर रही हो आपकी संतान, तो आपके लिए शुभ है, अच्छा है क्योंकि लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। संतान पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हो जाएँगे। अगर वो कहीं कोई अन्य मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं संतान को लेकर के घर में, तो संतान को लेकर के शुभ है, अच्छा है। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भी अच्छा है। तो ये सूर्य के माध्यम से है, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा सूर्य उत्तरायण हुए हैं। सूर्य उत्तरायण का मतलब क्या होता है कि सूर्य जब जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएँगे, सूर्य उत्तरायण होंगे तो दिन बड़े होंगे और रात्रि छोटी होगी। इसके साथ में जितने भी मांगलिक कार्य हैं, धर्म, कर्म, पूजा-पाठ, जप, तप इत्यादि जो भी कार्य हैं, वो सारे कार्य इस दौरान बनते हैं। इसके साथ-साथ में आप अगर अस्वस्थ रहते हैं, तो इनकी किरण में जो इनकी रोशनी प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश उत्तरायण के बाद, ये अमृत होता है और इससे आप स सूर्य के आगे खड़े हो जाइए, प्रातःकालीन सूर्य के आगे खड़े हो जाइए। आप अस्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएँगे और अद्भुत बात तो ये है इसमें देखिए कि इस दौरान अगर आप गंगा स्नान करते हैं, अच्छे पवित्र कार्य करते हैं, दुर्भाग्य से यहाँ एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। भीष्म पितामह दक्षिणायन में
मृत्युशैया पर लेट गए थे क्योंकि वो लेकिन उनके ऊपर उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो हुआ क्या, उन्होंने दक्षिणायन में शरशैया पर सोने के बावजूद, यानी कि मृत्यु के लिए जो है ना, अर्जुन के बाणों से जो है उनकी जो मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने मृत्यु को रोक दिया और उत्तरायण में आकर के उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। कारण क्या? कि उत्तरायण में जो जिसकी भी मृत्यु होती है, वो स्वर्ग को जाते हैं। तो इसी वजह से, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है ना? तो इसीलिए ये सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्षेत्र को देखेंगे ये, आपके मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, आपके बॉस को, आपके रिश्तों को, पिता-पुत्र के बीच रिश्तों को ये देखेंगे। ये शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों को ये देखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये देखेंगे, आपकी आत्मा को देखेंगे, आत्मविश्वास कितना बढ़ा, ये सब कुछ देखेंगे और ये आप लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं, यानी कि अद्भुत है। बस एक ही काम करना है आपको, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद जाकर के आपको जो भी आप सूर्य नमस्कार करना चाहें, प्रार्थना करना चाहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहें, वो कर लीजिए, आपके लिए शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हुई बात सूर्य की। बात अब शुक्र की भी कर लेते हैं। शुक्र, क्योंकि देखिए, शुक्र के बिना आज के संदर्भ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पैसा चाहिए, शुक्र। धन-धान्य से परिपूर्ण होना है, शुक्र। समृद्धि चाहिए, तो भी शुक्र। वैभव, तो भी शुक्र। अब आप सोच रहे होंगे, पैसा अलग होता है, समृद्धि अलग होती है, धन-धान्य से परिपूर्ण अलग होता है, वैभव अलग होता है, सबकी महिमा अलग-अलग होती है। ये सब कुछ देने वाला अगर कोई ग्रह है, तो वो शुक्र ही है। ठीक। अब ऐसी स्थिति आपके लिए तो व्यापार कारक ग्रह शुक्र है, आपके लिए धनेश धन का कारक ग्रह शुक्र है। इसकी क्या स्थिति है? नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार अगर ये हम जानने की कोशिश करें, 17 तारीख से लेकर के ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये गुरु का नक्षत्र है। अर्थात गुरु भाग्येश के नक्षत्र में, यानी कि केंद्रेश होकर के भाग्येश के नक्षत्र में गोचर करने का सीधा-सा मतलब ये है कि आपका व्यापार में वृद्धि ये योग करवाएगा। ठीक? व्यापार में वृद्धि करवाएगा, धन-धान्य से परिपूर्ण करवाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो पैतृक संपत्ति की समस्याओं को सुलझाएगा, सपोर्ट करेगा। कहीं किसी रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएगा, अगर कहीं कोई खटपटी चल रही हो तो। वैवाहिक जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन बनाएगा। कोई कलह हो, कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच गई हो, तो उसको वो सुलझाएगा। ये शुक्र करेगा, जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएगा। कब जा रहा है ये? 17 जनवरी को। 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, उसके बाद भी रहेगा, लेकिन इस वीडियो में 31 जनवरी तक की बात हो रही है, तो ये 31 जनवरी तक तो ये फल मिलेगा। लेकिन ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा, इस भाव में जाएगा, तो ये फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है। उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।